and CIV made simple. This is our live session of AVM. So please let me know in the chat box if audio and video are okay. एक बार चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए यदि सब कुछ ओके है तो आप स्लाइड देख पा रहे हैं और आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है क्लियरली, तो प्लीज ओके वर्ड टाइप कर दें। हम लोग जल्द से जल्द अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। तो मॉड्यूल बी का दोस्तों यूनिट 11 और यूनिट 12 आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग यदि कोई यूनिट है, मतलब ज्यादा वेटेज है, तो यही यूनिट का है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन केस स्टडी टाइप आते हैं, तो आज हम लोग उसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। एक बार ओके लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों ये जो एमसीक्यूज है ना, ध्यान से सुनिएगा। क्या कर रहा है कि एक बैंक है, इसके एचआर डिपार्टमेंट ने ब्रांच रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए जॉब एनालिसिस किया। राइट, एक बैंक है, इसके एचआर डिपार्टमेंट ने ब्रांच रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट है, उसके लिए इन्होंने जॉब एनालिसिस किया और उसके बाद इन्होंने 3 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए। 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है जी, डॉक्यूमेंट एक्स, डॉक्यूमेंट वाई और डॉक्यूमेंट जी। डॉक्यूमेंट एक्स कह रहा है कि दिस रोल विल रिक्वायर अटेंडिंग वॉक इन कस्टमर, आंसरिंग द फोन कॉल, अपडेटिंग विजिटर रजिस्टर एंड प्रिपेयरिंग न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। डॉक्यूमेंट वाई कह रहा है कि द रोल इज ग्रेडेड एज लेवल 2 with basic pay band between 22,000 and 28,000 per month. डॉक्यूमेंट जी कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड, मिनिमम 1 year ऑफ कस्टमर फेसिंग एक्सपीरियंस, पोलाइट एंड काम अंडर प्रेशर। सो नाउ द क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट एक्स, डॉक्यूमेंट वाई और डॉक्यूमेंट जी ये क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक्स है हमारा डिस्क्रिप्शन, वाई स्पेसिफिकेशन, जेड इवैल्यूएशन। ऐसे करके 4 फॉर्मेट दिए गए हैं। What do you think about this option? Is it correct? क्या लगता है दोस्तों, थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करें। ए बी सी या डी कुछ भी लिखिए, आपको जो भी सही लगता है। गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी गलती माफ होगी, लेकिन एग्जाम में गलती कीजिएगा तो वहां पे आपको फिर उसका मार्क्स आपको चला जाता है। राइट, तो देखिए दोस्तों क्या लगता है, ए बी सी या डी, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप समझते हैं इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट एक्स से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट एक्स। डॉक्यूमेंट एक्स सर क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट एक्स में कस्टमर को अटेंड करना, यहाँ लिखा है ना देयर रोल विल रिक्वायर अटेंडिंग टू ऑल द कस्टमर। तो पहले हम लोग डॉक्यूमेंट एक्स की बात करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है या ये हमारा इवेल्युएशन है या ये हमारा स्पेसिफिकेशन है। सो इफ यू लुक एट द डॉक्यूमेंट एक्स, यहाँ पे दोस्तों कस्टमर को हम लोग अटेंड कर रहे हैं। राइट, फिर कॉल ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द कॉल। फिर हम लोग रजिस्टर अपडेट कर रहे हैं, वी आर अपडेटिंग द रजिस्टर। और साथ ही साथ दोस्तों कॉल, कस्टमर अटेंड करना, कॉल लेना, रजिस्टर अपडेट करना, और लास्ट में आता है सर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बनाना। राइट, ये सब आता है। तो ये सब कैसी ड्यूटीज है दोस्तों, यदि इन ड्यूटीज को देखें हम लोग, इफ यू टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट एक्स, तो यदि हम इन ड्यूटीज को देखें तो ये सब डेली ड्यूटीज है। राइट, so all these duties you know are daily duty। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, x रिप्रेजेंट कर रहा है डेली ड्यूटीज। राइट, x रिप्रेजेंट डेली ड्यूटीज, तो इसीलिए x के लिए जो सही वर्ड होगा दैट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये इनको जो काम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि व्हाट द जॉब डज। राइट, यानी जॉब से क्या कर रहा है, व्हाट द जॉब डज, ये मतलब होता है डिस्क्रिप्शन का, What job does। राइट, चलिए दूसरा जो केस है वाई की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट वाई की। इफ यू टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट वाई, तो यहां पे सर डॉक्यूमेंट वाई को देखें तो इफ यू लुक एट द डॉक्यूमेंट वाई, दे आर टॉकिंग अबाउट द पहले डॉक्यूमेंट जी की, पहले डॉक्यूमेंट जेड को देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन लिखा है 12th स्टैंडर्ड, दे हैव मेंशन 12th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है 1 साल का, बिहेवियर है पोलाइट और काम अंडर प्रेशर। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट जे को यदि आप देख रहे हैं तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बिहेवियर, यही सवाल है ना कि ये जॉब कौन करेगा, ये किसका आंसर दे रहा है। यदि डॉक्यूमेंट जी की बात करें तो इसका आंसर दे रहा है कि जॉब जो है वो कौन करेगा। इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन दैट जो भी जॉब करेगा वो 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, कस्टमर फेसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी ये आंसर कर रहा है जॉब कौन करेगा। राइट,
तो इसके इसीलिए दोस्तों ह्यूमन की रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। सो दिस इज द केस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। ये जो थर्ड केस है सर, ये क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन का केस है, राइट। जॉब स्पेसिफिकेशन बात करता है पर्सन के बारे में, इट्स टॉक अबाउट द पर्सन। तो ये पर्सन के बारे में बात करता है कि पर्सन 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, काम होना चाहिए, इट्स टॉक अबाउट द पर्सन। अब जरा डॉक्यूमेंट वाई की बात कर लें। डॉक्यूमेंट वाई बता, इसमें क्या डिस्कस हुआ है कि उसको लेवल 2 हम बोलेंगे, उसकी सैलरी 22,000 से लेकर 28,000 तक होगी, यानी जॉब की वैल्यू डिसाइड हो रही है। हियर वी आर डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द जॉब। यदि हम ऑप्शन नंबर वाई की बात कर ले सर, तो यहाँ वी आर व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द जॉब, राइट। जॉब की वर्थ को निकाला जा रहा है, उसको ग्रेड करना, पे बैंड डिसाइड करना। तो क्या बोलेंगे इसका जरा बताइए तो चैट बॉक्स में, यानी डॉक्यूमेंट वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस जॉब का। तो सही जवाब है डॉक्यूमेंट वाई इज रिप्रेजेंटिंग जॉब इवेल्युएशन, राइट, जॉब इवेल्युएशन। तो जॉब इवेल्युएशन का मतलब टेस्ट नहीं होता दोस्तों, वैल्यू डिटरमाइन करना होता है। जॉब इवेल्युएशन मींस वी आर नॉट टेस्टिंग, वी आर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द जॉब। तो दोस्तों स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सैलरी देखा, यहाँ पे देखा कि 22,000 से 28,000 सैलरी दिया हुआ है और बोल दीजिएगा स्पेसिफिकेशन। देखिए दोस्तों, और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ देखते हैं ह्यूमन वर्ड देखते हैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो एक बार में समझ लीजिए, तो इसका सही जवाब है पहला जो डॉक्यूमेंट एक्स है वो हमारा है डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट वाई जो है सर वो इवेल्युएशन है, और डॉक्यूमेंट जी जो है वो है हमारा स्पेसिफिकेशन, यानी डिस्क्रिप्शन, इवेल्युएशन और स्पेसिफिकेशन, राइट। ऑप्शन नंबर आई थिंक सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। तो दोस्तों एक बार में मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, लेट मी रिकॉल जस्ट इन अ मिनट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस 3 टर्म। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जब भी आपकी जॉब इस डिस्क्रिप्शन की बात आएगी ना, वेन एवर वी टॉक अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब जॉब क्या करता है, राइट, जॉब क्या करता है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि बंदा कैसा चाहिए, यानी जो हमें बंदा चाहिए वो कैसा चाहिए, राइट। और तीसरा होता है सर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है कि जॉब की वैल्यू क्या है, राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जॉब, यानी सैलरी वगैरह इवेल्युएशन में आता है, राइट। तो दोस्तों यही चीज हमने देखी कि डिस्क्रिप्शन मतलब कि जॉब में क्या क्या काम करना है, ये स्पेसिफिकेशन मतलब कि बंदा हमें कैसा चाहिए, और इवेल्युएशन मतलब कि जॉब की वैल्यू या सैलरी। और ये जो केस स्टडी है दोस्तों इसी चीज पे फोकस कर रहा है। तो बोलिए कंसेप्ट क्लियर है तो क्लियर वर्ड लिख दीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए चैट बॉक्स में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जहां भी आपको दिखे कि हाँ मिनिमम 12th स्टैंडर्ड चाहिए, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो समझ जाइए दोस्तों कि वो बंदा की बात हो रही है तो वो स्पेसिफिकेशन है। जब भी ये हो कि हमको ये सब काम करना है जॉब में तो वो डिस्क्रिप्शन होता है, और जब भी ये हो सर कि जॉब की वैल्यू ये होगी मतलब सैलरी इतना देंगे तो वो इवैल्यूएशन है। एक बार तो क्लियर लिख दीजिए यदि कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात बढ़ते हैं हम लोग, केस स्टडी नंबर 2। सो नाउ लेट्स लुक एट द केस स्टडी नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। फ्रेंड्स केस स्टडी नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जो कि ट्रेनिंग इवैल्यूएशन पे बेस्ड है, राइट। तो इस क्वेश्चन में 95% लोग ना एक ही ऑप्शन चूज करते हैं और वहीं पे गलती होता है। आइए देखते हैं। सवाल ये है सर कि एक एफएमसीजी कंपनी है, देयर इज एन एफएमसीजी कंपनी, उन्होंने 50 फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, 50 फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, इनके लिए 2 दिन की एडवांस सेल्स नेगोशिएशन ट्रेनिंग कंडक्ट की, राइट। तो एफएमसीजी कंपनी है, इन्होंने 50 फील्ड सेल एग्जीक्यूटिव के लिए 2 दिन के लिए एडवांस सेल नेगोशिएशन ट्रेनिंग कंडक्ट की। अब एक एक करके असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट नंबर 1 कह रहा है कि ट्रेनिंग के एंड में एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंडक्ट हुआ, जिससे स्कोर क्या हुआ, पहले 41% था, अब वो बढ़कर हो गया 91%। असेसमेंट 2 में क्या हुआ सर कि 3 महीने बाद सेल्स का जो कन्वर्जन था वो 11% से बढ़कर 17% हो गया, जिसपे रेवेन्यू एक 1.2 करोड़ का रेवेन्यू का इंपैक्ट हुआ। अब स्टेटमेंट असेसमेंट नंबर 3 की बात कर लें तो यहाँ पे फीडबैक फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म है जिसमें ट्रेनर और रेलेवेंस रेटिंग दिया गया आउट ऑफ 5। असेसमेंट नंबर 4 है सर, मैनेजर ने ऑब्जर्व किया कि लाइव कॉल पर टेक्निक अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। मतलब ये 4 असेसमेंट दिए गए हैं। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि जो आपको पता होगा कि 4 ट्रेनिंग के 4 लेवल होते हैं, देयर आर 4 लेवल ऑफ द ट्रेनिंग। आपको क्या करना है कि 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के हिसाब से 1, 2, 3, 4 क्या है। ऑप्शन ए रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, फंक्शनिंग, लर्निंग, फंक्शनिंग, रिएक्शन, बिहेवियर, ऐसे करके इसका कॉम्बिनेशन है।
बताइए दोस्तों, क्या लगता है, ए बी सी या डी? चलिए, आपने जरूर सोचा होगा, आप जरूर रिस्पॉन्स दें चैट बॉक्स में। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट देखिए तो सही क्या गलती हो रहा है हमारा, राइट। तो कुछ ए बी सी में से जो भी आपको सही लग रहा है रिस्पॉन्स दें। चलिए, अब जरा इसका सही जवाब देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जीरो लेवल से समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे चार चीजें हो रही हैं। मैं आपको पहले ट्रेनिंग का जो बेसिक फंडा है वो मैं क्लियर कर देता हूं कि देखिए दोस्तों, एक गोल्डन रूल है ट्रेनिंग का। लेट मी एक्सप्लेन दैट गोल्डन रूल। तो देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के जो चार लेवल के क्वेश्चन है ना, उसमें ये पूछे जाते हैं कि क्या बदला, व्हाट चेंज, राइट। तो असेसमेंट नंबर 1 को जरा देखिए, पहले 1 की बात करते हैं। सर 1 में क्या हो रहा है, असेसमेंट नंबर 1 को यदि हम थोड़ा सा एनालाइज करें, तो व्हाट इज हैपनिंग इन 1, यहां पे हम देख पा रहे हैं, इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग दैट टेस्ट स्कोर दिया गया, कीवर्ड को पकड़िए, राइट। यहां पे टेस्ट स्कोर दिया गया, पहला है टेस्ट स्कोर। उसके बाद नॉलेज इंप्रूव हुआ, राइट, 41% से 91% बना। मतलब जो बंदा है कुछ नया सीख रहा है या नहीं देख रहा है, ये देखा जा रहा है कि जो भी पर्सन है, जो भी ट्रेनी है, वो कुछ नया सीख रहा है क्या, क्या उसके नॉलेज में कोई वृद्धि हो रही है क्या, ये देखा जा रहा है। कि टेस्ट लिया गया, उसका स्कोर देखा गया कि इंप्रूव हुआ है 41 से 91%। तो सर इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है लर्निंग। क्या कहा जाता है इसको, लर्निंग। तो लर्निंग को एक लाइन में याद रखिएगा कि आपने कुछ नॉलेज एब्जॉर्ब किया। एक लाइन में बोले तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि लर्निंग का मतलब होता है सर कि आपने, मैं यहां लिख देता हूं, लर्निंग मीन्स यू हैव एब्जॉर्ब नॉलेज, नॉलेज एब्जॉर्ब। चलिए अब जरा असेसमेंट 2 की ओर बढ़ते हैं। सर असेसमेंट 2 में क्या हो रहा है, लेट्स हैव अ लुक एट द असेसमेंट नंबर 2। यहां पे क्या हो रहा है कि सेल्स कन्वर्जन बढ़ा। पहले सेल्स मात्र 11% था, अब वो बढ़कर 17% हो गया जी, राइट, जिससे रेवेन्यू 1.2 करोड़ की आ गई। अब सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हुआ, बोलिए। असेसमेंट 2 में सेल्स कन्वर्जन हुआ, सेल्स पहले हमारा 11% था, बढ़ के हो गया 17%, रेवेन्यू आ गई 1.2 करोड़ की। सवाल यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हुआ, यानी ये ट्रेनिंग का बिजनेस इंपैक्ट है, ठीक है। इसीलिए जो इसका लेवल होता है ना, इसको बोलते हैं फंक्शनिंग लेवल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फंक्शनिंग लेवल। यानी फंक्शनिंग का फोकस होता है सर रिजल्ट पे, फंक्शनिंग का फोकस होता है सर आरओआई पे, फंक्शनिंग का फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम के। यहां पे वही देखा जा रहा है ना कि हमने जो ट्रेनिंग करवाई उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि कन्वर्जन बढ़ गया, रेवेन्यू आ गया। तो इसको बोला जाता है सर फंक्शनिंग लेवल। अब जरा असेसमेंट नंबर 3 की बात कर लें। लेट्स लुक एट असेसमेंट नंबर 3। यहां पे क्या हो रहा है सर कि हम फीडबैक फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं, रेटिंग दे रहे हैं आउट ऑफ 5, किसी को 1 रेटिंग दे रहे हैं, किसी को 2 रेटिंग दे रहे हैं। सो वी हैव कलेक्टेड द फीडबैक फॉर्म, वी आर गिविंग द रेटिंग, ट्रेनर अच्छा है या नहीं है, हम इसका रेटिंग दे रहे हैं। क्या लगता है जी, चलो बताइए चैट बॉक्स में, क्या लगता है, दो तो नहीं होगा, अब हमने देखा लर्निंग नहीं होगा, फंक्शनिंग नहीं होगा, क्या होगा, रिएक्शन होगा या बिहेवियर होगा, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। इसे हम असेसमेंट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, और अब आप बताइए कि जो फीडबैक है उसको ये सिर्फ फीलिंग है दोस्तों, ये सिर्फ ओपिनियन है, राइट। तो इसको कहा जाता है सर रिएक्शन, इट इज कॉल्ड रिएक्शन। यानी हम फीडबैक दे रहे हैं आउट ऑफ 5 जो है, ये ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है उसको हम लोग उसको रेट कर रहे हैं कि इसको 4 रेटिंग या 5 रेटिंग, दैट इज कॉल्ड आवर रिएक्शन। यानी एक तरह का सेटिस्फैक्शन है, एक तरह का फीडबैक है। और सर असेसमेंट नंबर 4 में क्या हो रहा है कि मैनेजर ऑब्जर्व कर रहा है, मैनेजर इज ऑब्जर्विंग, राइट, लाइव कॉल पे टेक्निक यूज हो रही है नहीं हो रही है, राइट। यानी सवाल यह है कि ट्रेनिंग का यूज रियल जॉब पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैनेजर ऑब्जर्व कर रहा है कि हमने जो आपको ट्रेनिंग दी क्या आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो इसे होता है दोस्तों बिहेवियर, इसको बोलते हैं सर बिहेवियर, राइट, बिहेवियर। तो कुल मिलाकर हमने 4 चीजें सीखी, और ये 4 ट्रेनिंग के इवैल्यूएशन के 4 स्टेप होते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं ये चारों स्टेप। देखिए पहला बताया लर्निंग, लर्निंग का मतलब कि आपने नॉलेज को एब्जॉर्ब किया। दूसरा होता है सर फंक्शनिंग, फंक्शनिंग में क्या होता है कि आपके रिजल्ट पे फोकस होती है, आपके आरओआई पे फोकस होती है। तीसरा लेवल होता है सर रिएक्शन, रिएक्शन में क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन पे फोकस होता है, इट इज फोकस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन बोलिए या आप इसे फीडबैक बोलिए। और फोर्थ लेवल जो होता है हमारा वो होता है बिहेवियर, फोर्थ लेवल इज कॉल्ड बिहेवियर। बिहेवियर होता है एप्लीकेशन एट वर्क प्लेस,
राइट, एप्लीकेशन, क्या हमने जो सीखा उसको अप्लाई कर पा रहे हैं? तो लर्निंग, फंक्शनिंग, रिएक्शन और बिहेवियर। तो दोस्तों अब आ जाइए जरा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। हमने बेसिक तो समझ लिया, तो यहाँ पे पहला क्या होगा? लर्निंग है, फंक्शनिंग है, फिर रिएक्शन है, बिहेवियर है। लर्निंग, फंक्शनिंग, रिएक्शन और बिहेवियर, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट सीक्वेंस रट लेते हैं। सीक्वेंस कैसे रटेंगे? पहले आर लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, और फिर क्वेश्चन में बिना सोचे टिक कर देते हैं। पर दोस्तों एग्जाम सीक्वेंस नहीं, एग्जाम सिचुएशन देखता है। तो दोस्तों सीक्वेंस कभी मत ऐसा मत सोचिएगा कि सीक्वेंस याद कर लिया तो काम चल जाएगा। आप सिचुएशन को देखिए कि सिचुएशन क्या है आपके सामने। तो एक कीवर्ड आपको मैं बता दूं दोस्तों, फिर से मैं आपको कीवर्ड याद करवा देता हूं, कैसे पहचानिएगा कि लर्निंग है, कैसे पहचानिएगा फंक्शनिंग है। तो जहां भी आपको ये नॉलेज वर्ड दिखे, समझ जाइए लर्निंग है। जहां भी आपको रिजल्ट दिखे, समझ जाइए फंक्शनिंग है। जहां भी बात हो सर फीडबैक की, तो रिएक्शन है। और जहां भी बात हो ऑन जॉब एप्लीकेशन की, तो वो बिहेवियर है। बोलिए, केस स्टडी क्लियर हुआ? यदि क्लियर हुआ तो प्लीज क्लियर वर्ड लिख दीजिए चैट बॉक्स में। आई होप ये प्रयास आपको ये पसंद आ रहा होगा दोस्तों। सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझाई जा रही हैं। आप मैकमिलन बुक उठाइए, वहां तो उन्होंने डेफिनेशन लिख दिया है, कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों जरूरी क्या है कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझें। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। प्लीज डू हिट द लाइक बटन इफ यू थिंक दैट this is crystal clear. Now let's look at the next question that we have. This is the question number 3 and case study number 3. अभी तक हमने 2 केस स्टडी की, right? We have done 2 case studies. The first case study was regarding the job and the second case study was regarding the learning, right? Different phases of learning, different phases of training, sorry. Now this is the case study number 3. ये हमारा आज का तीसरा केस स्टडी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, और इन्होंने एक नया बायोमेट्रिक अटेंडेंस पॉलिसी अनाउंस किया। दे हैव अनाउंस्ड अ न्यू बायोमेट्रिक अटेंडेंस पॉलिसी। अब इस पॉलिसी पे 4 मैनेजर के रिएक्शन आए। 4 मैनेजर है साहब, और इन्होंने रिएक्ट किया। जो पॉलिसी आया है ना, इन्होंने रिएक्ट किया। तो क्या रिएक्शन दिया जी? कि देखिए, मैनेजर ए ने कहा कि नॉनसेंस है ये, जो यंग किड है एसी रूम में, वो हैरेस कर रहे हैं नॉर्मल पीपल को। मैनेजर बी ने कहा कि आई डोंट केयर अबाउट इट, इफ कंपनी वांटेड वी विल डू इट। यदि कंपनी को चाहिए तो मैं कर दूंगा, राइट। मैनेजर सी ने बोला कि बहुत ही खराब पॉलिसी है और फाउंडेशन कंपनी का ट्रस्ट होता है, ना कि मॉनिटर करे क्रिमिनल की तरह। और मैनेजर डी ने कहा कि लेट कमिंग को 12% घटा दो, लेकिन 20 मिनट पेपर वर्क जोड़ दो। मतलब सबका अलग अलग प्रतिक्रिया है। अब जो नया बायोमेट्रिक अटेंडेंस पॉलिसी आया है, राइट, तो सबका अपना अपना प्रतिक्रिया है। सर सवाल ये है कि क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बहुत ही डेंजरस सवाल है। क्या कह रहा है जी कि मैनेजर ए, मैनेजर बी, सी और डी ये एटीट्यूड के कौन से फंक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, राइट। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है सर? ईगो डिफेंसिव, एडजस्टमेंट, वैल्यू एक्सप्रेशन या नॉलेज। अब इसी को घुमा फिरा दिया है, कभी आगे ये लिख दिया है, कभी वो लिख दिया है। बताइए दोस्तों, आपने जरूर पढ़ा होगा इस कंसेप्ट को। ए, बी, सी या डी? चैट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया डालिए। प्लीज पुट योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स। चलिए, अब आपने जरूर सोचा होगा क्वेश्चन के बारे में। अब मैं आपको समझाता हूं इसका लॉजिक, राइट। सबसे पहले सर मैनेजर ए को देखिए, ये क्या वर्ड यूज कर रहा है? ये वर्ड यूज कर रहा है सर नॉनसेंस। एसी रूम लिख रहा है, हैरेसमेंट लिख रहा है, राइट। तो ये जो आर्गुमेंट है सर, ये लॉजिक से नहीं इमोशन से आ रहा है। देखिए पहले मैनेजर ए पे फोकस कीजिए, इसका वर्डिंग देखिए, नॉनसेंस बोल रहा है कि नया बायोमेट्रिक पॉलिसी अटेंडेंस नॉनसेंस है, राइट। तो एक्चुअली हम मैनेजर ए को, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द मैनेजर ए, right, let's move to the slide. Okay, now what is happening in the case of manager A? Let's have a look. So basically this manager A, you know, ये बेसिकली फोकस कर रहा है सर कि लॉजिक पे नहीं, इसका जो फोकस आ रहा है, इसका जो वर्डिंग आ रहा है वो इमोशन पे बेस्ड है। यानी मैनेजर अपनी डिस्कम्फर्ट, अपनी पावरलेसनेस को डिफेंड कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है, बायोमेट्रिक पॉलिसी आया है तो कुछ इसको डिस्कम्फर्ट तो हुआ ही है सर। तो डिस्कम्फर्ट को वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसको वो डिफेंड कर रहा है। He is defending his discomfort. इसको कहा जाता है ईगो डिफेंसिव। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। तो इसका लिटमस टेस्ट क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो फंक्शन है वो ईगो डिफेंसिव है? तो इसका सर लिटमस टेस्ट है कि जब एटीट्यूड का मोटिव हो, एटीट्यूड का ही तो पार्ट है सर, जब एटीट्यूड का मोटिव हो कि मैं स्टूपिड फील ना करूं,
आई शुड नॉट फील स्टूपिड, तो हम अपने ईगो को डिफेंड कर रहे हैं, राइट। तो मतलब जब भी लिटमस टेस्ट यही है, एटीट्यूड का ये मोटिव हो कि मैं अपने आप को स्टूपिड फील ना करूं, दैट इज कॉल्ड ईगो डिफेंसिव फंक्शन। तो जो स्टेटमेंट ए है, मैनेजर ए है, ये एटीट्यूड के ईगो डिफेंसिव फंक्शन को एग्जिबिट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। चलिए अब जरा बी की ओर बढ़ते हैं। बी क्या बोल रहा है कि आई डोंट केयर, इफ कंपनी वांट इट वी विल डू इट। तो दोस्तों कंपनी बोल रही है तो हम फॉलो करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट केयर, ऐसा बोल रहा है ये मैनेजर बी। अब जरा सोचिए क्या लगता है दोस्तों, जरा सोचिए, बताइए चैट बॉक्स में कौन सा फंक्शन लग रहा है, थोड़ा सा ये कॉमन सेंस अप्लाई करके बताइए। देखिए दोस्तों इस पे कोई बिलीफ नहीं है, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ एक चीज है, इसको इजी पाथ चाहिए, इजी पाथ फॉर सर्वाइवल, राइट। कोई इनका अपना बिलीफ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, केवल इनको आसान पाथ चाहिए सर्वाइवल का। सर इसको बोला जाता है एडजस्ट करना, इसे क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट। देखिए बुक में पढ़िएगा ना, लंबा लंबा वर्ड आप समझ में नहीं आएगा कि क्या लिख रहा है, जब कहानी से समझिएगा ना तो मजा आता है, वही सेम चीज कहानी से मजेदार लगने लगता है। तो दोस्तों ये जो मैनेजर बी है, ये एडजस्टमेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब गो अलोंग द फ्लो, फ्लो में बह जाओ, राइट, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट फंक्शन। अब जरा मैनेजर सी की बात कर लेते हैं सर, लेट्स लुक एट द मैनेजर नंबर सी। मैनेजर सी क्या बोल रहा है कि कंपनी ट्रस्ट पे बनी है, क्रिमिनल जैसे मॉनिटर नहीं कर सकते। कंपनी का जो फाउंडेशन है, आधार स्तंभ है, वो क्या है जी, ट्रस्ट है। तो आप जो है क्रिमिनल जैसा मॉनिटर नहीं कर सकते। क्या लगता है जी, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, मोरल स्टैंड लिखा है ना, मोरल स्टैंड कीवर्ड है, कोर बिलीफ कीवर्ड है। तो इसको क्या बोला जाएगा, कैन यू जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आपके रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्लीज लेट मी नो मैनेजर सी कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोरल ग्राउंड पे बेस्ड है, राइट, कोर बिलीफ पे बेस्ड है। तो सर इसे कहा जाता है वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, यस दैट इज मैनेजर सी। नाउ लेट्स लुक एट मैनेजर डी। मैनेजर डी में क्या बोल रहा है कि लेट कमिंग 12% कम हुई है। जैसे बायोमेट्रिक वाला सिस्टम आया है तो लेट कमिंग 12% कम हुई है, पेपर वर्क 20 मिनट बढ़ा है, ना कोई इमोशन है, इसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई ड्रामा भी नहीं है, राइट, इसमें कोई वैल्यू भी नहीं है, सिर्फ डेटा है, सिर्फ फैक्ट है, सिर्फ कंपैरिजन है। तो सर इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नॉलेज फंक्शन, दिस इज कॉल्ड नॉलेज फंक्शन। समझ में आया दोस्तों, हमने चारों फंक्शन को बात कर ली। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, तो आप बताइए सही जवाब क्या होगा। पहला वाला केस था ईगो डिफेंसिव, दूसरा वाला केस था ए वाला ईगो डिफेंसिव है, बी वाला है सर एडजस्टमेंट, सी है हमारा वैल्यू एक्सप्रेशन, और डी वाला है सर नॉलेज। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज ए इज ईगो डिफेंसिव, यस ये करेक्ट है, बिल्कुल ये करेक्ट है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं सर ये चारों के चारों फंक्शन, लेट मी जस्ट रिकॉल ऑल दिस फंक्शन एट जस्ट वंस। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपको ईगो डिफेंसिव दिखे ना, ईगो डिफेंसिव को कैसे पहचानेंगे आप, तो कहने का मतलब कि आप सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैनेजर ने क्या बोला, नॉनसेंस है, ये क्या सिस्टम ले आया है, नॉनसेंस ले आया, राइट। तो ईगो डिफेंसिव मतलब कि अपने सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना। एडजस्टमेंट का मतलब होता है सर कि हम फ्लो में बह जाएं, राइट, गो अलोंग विद द फ्लो, यानी शांति से एडजस्ट हो जाना, राइट। बहुत लोग होते हैं सर एडजस्टमेंट वाले होते हैं, शांति से एडजस्ट हो जाना, दैट्स कॉल्ड ये एडजस्ट, नाम से ही क्लियर है। तीसरा जो है सर वो हमारा वैल्यू एडजस्टमेंट, वैल्यू एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। क्या मतलब होता है सर वैल्यू एक्सप्रेशन का, कि मोरल प्रिंसिपल, यहां पे कीवर्ड है सर मोरल प्रिंसिपल। और फोर्थ होता है हमारा नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन क्या होता है कि केवल फैक्ट और लॉजिक पे बात होती है, ओनली फैक्ट एंड लॉजिक। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया तो क्लियर वर्ड जरा लिख दीजिए ना चैट बॉक्स में, इफ इट इज क्लियर जस्ट राइट क्लियर वर्ड। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारे पास सीआईबी के लिए अब मात्र 1 महीना बचा रह गया है। यदि आप भी चाहते हैं कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 वाइज टॉपिक को अलग अलग सेग्रीगेट करके समझना, तो फ्रेंड्स हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, राइट। और इसको एक्सेस करने के लिए या तो आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, तो आपको इसमें फायदा ये होगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनका सबसे हाई वेटेज है, वो पहले कवर होगा, उसको आप ज्यादा फोकस करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल कम होगा। जैसे कि ये दोनों टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं, ये लेवल 1 है, राइट। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये भी केस स्टडी का सवाल है। अभी तक हमने 4 डिफरेंट केस स्टडीज को किए हैं, लेट्स लुक एट द 5th नंबर केस स्टडीज। तो दोस्तों इस केस स्टडी में सिर्फ डेजिग्नेशन देख के आंसर मार्क कीजिएगा तो पक्का गलत जाएगा,
इस और जो कंसेप्ट समझ गए ना, उनको कैरियर रोल के सारे एमसीक्यू समझ में आ जाएंगे। आइए देखते हैं। सवाल ये है सर कि एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और इसमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। क्या है इसमें? ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। 4 एम्प्लॉय हैं, सेम फंक्शन में, बस अलग अलग हायरार्की लेवल है। आइए राकेश की बात करते हैं। राकेश कौन है जी? थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आई होप आप देख पा रहे होंगे। क्या राकेश कौन है? राकेश हेड है ऑल इंडिया ऑपरेशन का, हेड है वो, राइट। वो डिसीजन लिया कि अगले 3 साल में 100% प्रोसेसिंग क्लाउड पर ले जाएंगे, यानी जो भी प्रोसेसिंग होगा वो सब क्लाउड पे होगा। ये राजेश ने डिसीजन लिया। अब सोच रहे हैं ना, कौन से 3 लोगों को पूरी कंपनी से चूज करें, इस प्रोग्राम का फुल चार्ज दे दूं। राजेश ये डिसाइड कर रहा है कि कंपनी में से कौन से 3 लोगों को चूज करें और उसको इस चीज का इंटायर प्रोग्राम का इंचार्ज बना दें। चलिए अब हम लोग कैरेक्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। सर कैरेक्टर 2 है हमारा अजय। अजय कंपनी में 18 महीने हुए हैं, 18 महीने से काम कर रहा है अजय। सीनियर जो बोलता है बस वही करता है, जो सीनियर ने बोला ए बोला तो ए किया, फीडबैक मांगता रहता है और टीम के रूल और स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अब तीसरा जो कैरेक्टर है सर वो है प्रिया, राइट। तो दोस्तों प्रिया 7 साल से कंपनी में है। अब किसी से पूछती नहीं है कैसे काम करना है, राइट। अपना काम टाइम पे, बिना सुपरविजन का, राइट। किसी का मैनेजर नहीं है, ना ही कोई इसको रिपोर्ट करता है। चौथा कैरेक्टर है सर मनोज। मनोज को 12 साल का एक्सपीरियंस है, 8 एग्जीक्यूटिव उसे रिपोर्ट करते हैं। टीम के आउटपुट, टीम के मिस्टेक दोनों के लिए जिम्मेवार है। न्यू मेंबर को ट्रेन करना और गाइड करता है। तो हमने सर 4 कैरेक्टर देखे, चारों के रोल देखे। अब सवाल यह है कि 4 कैरियर रोल के हिसाब से राकेश, अजय, प्रिया, मनोज ये क्या है? तो ऑप्शन ए करना है सर स्पॉन्सर है, अप्रेंटिस है, कलीग है, मेंटर है। ऐसे करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा हुआ है चारों ऑप्शन का, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए दोस्तों, ए, बी, सी या डी? देखिए आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है गलती हो जाए। तो अभी रिस्पॉन्स कर दीजिए तो एग्जाम में आपका कोई सही जवाब होगा, आता ही ये सब सवाल, राइट। तो रिस्पॉन्स कीजिए, गलत ही हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं हो, हमको ये फोकस करना है इस पे, राइट। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका गोल्डन रूल समझाता हूं, राइट। इसे कहा जाता है कैरियर रोल। लेट्स टॉक अबाउट द कैरियर रोल हियर। सो व्हाट दिस कैरियर रोल इज ऑल अबाउट? सर कैरियर रोल डिजिग्नेशन से नहीं, माइंडसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आइडेंटिफाई होती है। तो कैरियर रोल कभी भी देखना हो ना तो आप डेजिग्नेशन मत देखिएगा। कैरियर रोल किस पे डिपेंड करता है? माइंडसेट से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। पहले राकेश की बात करते हैं। राकेश साहब क्या कर रहे हैं कि देखिए राकेश क्या कर रहा है, एक बार फिर से राकेश की कहानी को देखिए। राकेश क्या कर रहा है सर? डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, राइट। कि मतलब स्ट्रेटजी बना रहा है कि अगले कुछ सालों में पूरा क्लाउड सिस्टम में आ जाएगा, सही लोगों को चूज कर रहा है, राइट। तो बताइए दोस्तों राकेश का काम देख के क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द राकेश वर्क? राकेश कर क्या रहा है साहब कि वो डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, राइट। वो स्ट्रेटजी बना रहा है, कीवर्ड को पकड़िए, वो राइट लोगों को चूज कर रहा है। इसे ही कहा जाता है स्पॉन्सर। इट इज कॉल्ड स्पॉन्सर, मतलब डायरेक्शन को डिफाइन करना, सही लोगों को इंचार्ज बनाना। स्पॉन्सर खुद डेली काम नहीं करता, स्पॉन्सर खुद नहीं काम करेगा जी। वो क्या करेगा दोस्तों? वो सिस्टम और विजन देता है, ही गिव सिस्टम और वो विजन बनाता है। तो राकेश के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा स्पॉन्सर। अब जरा अजय की बात कर लें। सर अजय क्या कर रहा है, जरा पढ़िए। अजय की बात कर लें तो अजय को काम दिया गया, वो काम करता है, जो भी काम उसे मिलता है, फीडबैक लेता है, सीख रहा है, डिपेंडेंट है अपने सीनियर पे। तो ये कैसा केस है जी? स्पॉन्सर है, अप्रेंटिस है, कलीग है कि मेंटर है? थोड़ा लिखिए चैट बॉक्स में अजय का कहानी देख के आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अजय? यस सर, वेरी गुड, करेक्ट। दोस्तों अजय जो है क्लियर केस है हमारा अप्रेंटिस का, राइट। अजय जो है ये क्लियर केस है अप्रेंटिस। सर अप्रेंटिस जो होते हैं ना वो लर्निंग स्टेज में होते हैं, राइट, लर्निंग स्टेज में होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, राइट, स्किल बिल्डिंग फेज में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे कैरेक्टर की ओर, एंड आवर थर्ड कैरेक्टर इज नो वन अदर देन प्रिया। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिया। सो फ्रेंड्स देखिए
प्रिया के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सी इज इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर। यस, वेरी गुड। यदि हम प्रिया की बात करें, यस, अब जरा प्रिया के बारे में भी बोल दीजिए, क्या लगता है आपको। यहाँ पे देखिए सर, लिखा है कि सी इज इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर, राइट। अपना काम खुद मैनेज करती है, किसी को रिपोर्ट नहीं करती, किसी का बॉस भी नहीं है। सर आप बताएंगे कि ये कौन सा रोल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वेरी गुड नरेश जी, वेरी गुड, राइट। ये है सर कलीग, प्रिया इज कलीग, राइट राइट। ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कंट्रीब्यूटर है। अब लास्ट में बचा मनोज। सर मनोज की बात करें तो इसमें क्या है कि ये टीम के मिस्टेक का जिम्मेवारी लिए हुए हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, आउटपुट से ज्यादा लोग डेवलप करना इनका फोकस है। बताइए इनका काम देख के क्या लग रहा है। ये पिछले 12 साल से है कंपनी में, 8 एग्जीक्यूटिव इनको रिपोर्ट करते हैं, ये आउटपुट के लिए जिम्मेवार हैं। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। इसका सही जवाब है मनोज है हमारे मेंटर, राइट, मनोज है मेंटर। देखिए दोस्तों, कुछ लोग स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा वो स्पॉन्सर और जिसको लोग रिपोर्ट करेंगे वो कलीग। पर एग्जाम देखता है कि कौन डायरेक्शन दे रहा है, कौन सीख रहा है, कौन इंडिपेंडेंटली डिलीवर कर रहा है और कौन लोग डेवलप करता है। तो सर इसका सही जवाब होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, राकेश हमारे स्पॉन्सर हैं, राइट, पहला ऑप्शन स्पॉन्सर होगा। और अजय हमारा अप्रेंटिस है और कलीग है प्रिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो मैं आपको एक लाइन में रिवाइज करा देता हूं सर कि अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर, स्पॉन्सर को एक लाइन में रिवाइज करा देता हूं कि देखिए अप्रेंटिस का काम होता है कि बताना पड़ता है कि कैसे काम करें, राइट। अप्रेंटिस को हमें बताना पड़ता है कि कैसे काम करें, पहली बात। दूसरी बात सर, जो कलीग होते हैं, कलीग बोलते हैं कि खुद का काम खुद करते हैं, सेल्फ वर्क, इसको इंग्लिश में लिखे तो सेल्फ वर्क, खुद का काम खुद करते हैं, राइट। तीसरा जो हमारा एंटिटी है सर वो मेंटर है। मेंटर क्या होता है कि मेरा काम है दूसरों को बनाना, राइट। मेंटर क्या करते हैं कि मेरा काम क्या है, दूसरों को बनाना। और चौथा एंटिटी है हमारा स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या करते हैं कि मैं डायरेक्शन डिसाइड करता हूं, राइट। द स्पॉन्सर डिसाइड द डायरेक्शन, समझे बात को। तो अप्रेंटिस इन्हें बताना पड़ता है, कलीग खुद का काम खुद से करते हैं, मेंटर मेरा काम है दूसरे को बनाना और स्पॉन्सर में डायरेक्शन देता हूं। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार क्लियर वर्ड लिख दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले केस स्टडी की ओर। आई होप एक एक का रोल समझ में आ गया होगा। अब आप इस पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका 1 मार्क्स तो पक्का हो गया। 2025 के जो जून में एग्जाम होने वाला है, आपका 1 मार्क्स पक्का आएगा ही आएगा। किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के ले लीजिए दोस्तों। आप यदि 5 मिनट दीजिए, आपके हाथ में 1 मार्क्स फिक्स्ड है। कभी कभी ये केस स्टडी के फॉर्मेट में भी आ जाता है। तो जरा देखते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। इसे कहा जाता है जोड़ी विंडो। जो लोग दिसंबर का एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जोड़ी विंडो वाला। तो दोस्तों बुक में ये टॉपिक बोरिंग लगता है, एग्जाम में कंफ्यूजिंग लगता है और रियल लाइफ में दोस्तों बिल्कुल पर्सनल हो जाता है। आइए देखते हैं। सवाल ये कर रहा है सर कि एनुअल अप्रेजल के बाद 4 कलीग कॉफी पे बैठकर बात कर रहे हैं। एनुअल अप्रेजल हुआ है, 4 दोस्त हैं, वो कॉफी पे बैठकर बात कर रहे हैं। हर एक कलीग जो है जोड़ी विंडो के क्वाड्रेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। सर सुनील ये कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्रिटिसिज्म पे डिफेंसिव हो जाता हूं। ये बोलता है कि मैं बहुत डिफेंसिव हो जाता हूं जब मेरा कोई वर्क को क्रिटिसाइज करता है। मैं इसे छुपाने की पूरी कोशिश करता हूं और मुझे लगता है कि तुम लोगों ने कभी नोटिस भी नहीं किया हो। देखिए सुनील ये कहता है कि मैं क्रिटिसिज्म पे डिफेंसिव हो जाता हूं, छुपाने का बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन तुम लोग आपस में बात कर रहे हैं, राइट, कि तुम लोगों ने कभी नोटिस भी नहीं किया है। अब जरा कैरेक्टर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा अंजलि। वो कहती है कि तुम 3 हमेशा बोलते हो कि मैं एंग्री कस्टमर अच्छे से हैंडल करती हूँ। मुझे खुद बिल्कुल डाउट है, मुझे लगता है मैं बेकार हूं इसमें, राइट। ऑल 3 of you keep telling me that I am actually really good at handling angry customer. I have no idea why you all think that. I still feel like I am terrible at it. अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में ये सवाल आ जाए ना तो कुछ लोग लेंथ देख के ही घबरा जाते हैं। और दोस्तों यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, लेंथ क्या ये तो आपका मार्क बूस्टर होता है, 2 मार्क्स आपके हाथ में है। चलिए अब राज कैरेक्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। सर राज की बात करते हैं। राज क्या बोल रहा है कि मैं बहुत इम्पेशेंट हूं, मुझे लोगों का वेट करना पसंद नहीं है। जो भी मेरे साथ काम करता है सबको पता ही होता है ये बात, राइट। आई एम वेरी इम्पेशेंट, आई हेट वेटिंग फॉर अदर पीपल टू फिनिश देयर वर्क। और चौथा जो कैरेक्टर है सर वो दीपक है।
दीपक बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम बिल्कुल शट डाउन हो जाता है, एकदम चुप हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट के टाइम। किसी ने दीपक को कभी ये बोला ही नहीं, दीपक खुद भी बिल्कुल अनअवेयर है। तो ये दोस्तों 4 कैरेक्टर को मैंने समझा दिए। अब सवाल ये है कि सुनील, अंजलि, राज और दीपक ये जोड़ी विंडो के कौन से क्वाड्रेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं? क्लोज, ब्लाइंड, एरेना, डार्क, और इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। सर आपको मैं कुछ समय दे रहा हूं, थोड़ा सोचिए, और मुझे एबीसीडी में से आपका जवाब चाहिए। चलिए, आई होप आपने सोचा होगा। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूं। पहले मैं आपको जोड़ी विंडो का जो गोल्डन बेस है वो मैं समझा देता हूं, ताकि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए। यदि आप नहीं भी पढ़े हो तो भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द बैकग्राउंड ऑफ द जोड़ी विंडो। देखिए सर, जोड़ी विंडो इनका 2 सिंपल क्वेश्चन पे बेस्ड होता है। पहला क्वेश्चन है कि मुझे खुद पता है, राइट, आई नो इट। और दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरों को पता है, डू अदर नो इट। ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है। क्या मुझे पता है, क्या दूसरों को पता है, डू अदर नो इट, राइट। बस बाकी सब वहीं से निकलता है। बस ये 2 सवाल हमसे पूछना है, क्या मुझे पता है या क्या बाकी दूसरे लोगों को पता है। अब जरा सर सुनील की बात करते हैं। लेट्स कम टू द केस ऑफ सुनील। सुनील का केस देखें हम लोग। तो सुनील क्या है दोस्तों कि सुनील खुद जानता है कि वो डिफेंसिव है। उसे पता है कि हाँ मैं बहुत डिफेंसिव हो जाता हूं। वो जानबूझकर छुपा रहा है, राइट, वो जानबूझकर छुपाना चाह रहा है। दूसरे लोग अनअवेयर हैं, दूसरे लोग नहीं जानते हैं कि वो सही में डिफेंसिव हो जाता है, राइट। क्या कहा जाएगा जी, बोलिए ना। 4 है दोस्तों, क्लोज, ब्लाइंड, एरेना, डार्क। क्या कहा जाएगा जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे। सर इसको कहा जाता है क्लोज्ड। इसको क्या कहा जाता है? क्लोज्ड एरिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है लेकिन दूसरे को नहीं पता है। मैंने बोला ना, जोड़ी विंडो में 2 ही सवाल पूछना है, क्या मुझे पता है या क्या दूसरों को पता है। देखिए सुनील के केस में क्या है, सुनील को पता है वो बात, लेकिन बाहरी लोगों को नहीं पता है। इसको कहा जाता है क्लोज, समझे। तो नोन टू सेल्फ, हिडन फ्रॉम अदर। मुझे पता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता, दैट्स कॉल्ड क्लोज। अब जरा अंजलि वाले केस में आ जाइए। अंजलि वो क्या बोल रही है कि दूसरे को लगता है कि वो अच्छी है, राइट। ऑल 3 ऑफ यू कीप टेलिंग मी दैट आई एम एक्चुअली रियली गुड। मतलब बाकी लोगों को लगता है कि वो अच्छी है, राइट। अंजलि खुद को बिल्कुल बेकार समझती है। अब बोलिए दोस्तों, क्या लगता है कौन सा ये क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है अंजलि? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स। तो इसे कहा जाता है कि बाकी लोग बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं लेकिन खुद को बहुत बेकार समझ रही है। तो इसको कहा जाता है सर, मैं खुद को नहीं जान रहा हूं, राइट, लेकिन बाकी लोग मुझे जान रहे हैं। इसे कहा जाता है ब्लाइंड। क्या कहा जाता है इसे? ब्लाइंड। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड केस, राइट। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड। ये होता है ब्लाइंड एरिया, यानी अननोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड। अब जरा सा राज की ओर बढ़ते हैं। राज में क्या है दोस्तों, राज के बारे में देखिए। राज को भी पता है, दूसरों को भी पता है। राज को पता है कि मैं बहुत ही इंपेशेंट हूं, राइट। और दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि इसके बारे में कि ये बंदा बहुत इंपेशेंट है और ये ओपनली एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो उसको क्या बोला जाएगा जी? जरा राज का सिचुएशन बताइए। राज का सिचुएशन बताइए दोस्तों। राज को भी पता है, दूसरों को भी पता है, राइट। तो सर इसे कहा जाता है एरेना। एरेना, इसे कहा जाता है एरेना, यानी मुझे भी पता है बाकी लोगों को भी पता है, दैट्स कॉल्ड एरेना। अब जरा दीपक की बात कर लें। सर दीपक का केस सबसे इंटरेस्टिंग है। दूसरे ने नोटिस कर लिया, किसी ने कभी बोला ही नहीं, राइट। दीपक एकदम चुपचाप रहता है, कभी कभी कंफ्लिक्ट होता है तो दूसरों ने नोटिस किया, किसी ने कभी नहीं बोला। दीपक खुद भी बिल्कुल अनअवेयर है। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं डार्क। इसका मैं एक बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आप कभी सो रहे होते हैं, राइट, तो आप स्नोरिंग करते हैं, राइट, खराटा जिसको बोलते हैं। तो आपको पता चलता है क्या कि आप स्नोरिंग कर रहे हैं? नहीं पता चलता। हाँ, हो सकता है कि आपके साथ कोई हो जो कि ये नोटिस करे। तो ये कौन से फेज में आएगा? ये आ जाएगा सर ब्लाइंड में, कि मुझे नहीं पता है लेकिन बाकी लोगों को पता है, ताकि मैं ब्लाइंड हूं। मतलब समझने का तरीका मैं बता रहा हूं, दिमाग में फिक्स हो जाता है ये चीज, राइट। तो हमने 4 चीजें देखी, राइट। तो स्टूडेंट ब्लाइंड और डार्क को कभी कभी मिक्स कर देते हैं। थोड़ा समझिएगा, फर्क समझिए। ब्लाइंड मतलब होता है कि लोग जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते। जैसे आप सो रहे होते हैं, स्नोरिंग का एक बेस्ट केस है। डार्क मतलब होता है कोई जानता भी नहीं है, आप भी नहीं जानते, राइट।
तो सर इसका सही जवाब क्या होगा? सुनील है हमारा क्लोज, अंजलि है ब्लाइंड, राज है एरेना और दीपक है डार्क। राइट, आई थिंक ये ऑप्शन इज करेक्ट। यस, परफेक्ट, ये इज करेक्ट, वेरी गुड। आप लगता है कि आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है। जस्ट राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं सर कि कैसे इसमें क्या याद रखना है आपको। ये कीवर्ड में रिकॉल करा देता हूं सर। एरेना का मतलब होता है, एरेना का मतलब होता है सर सबको पता है। राइट, एवरीवन नो। मैं हिंदी में लिख रहा हूं। एरेना का मतलब होता है सबको पता है। ब्लाइंड का मतलब होता है कि सिर्फ दूसरों को पता है। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? सिर्फ दूसरों को पता है। राइट, क्लोज का मतलब होता है सिर्फ मुझे पता है। और डार्क का मतलब होता है सर किसी को नहीं पता है, नोबडी नो। बोलिए, ये याद रहेगा ना हमेशा? राइट, तो एरेना सबको पता, ब्लाइंड मतलब सिर्फ दूसरों को पता, क्लोज मतलब मुझे पता, डार्क मतलब कोई नहीं जानता। बोलिए, जोड़ी विंडो क्लियर है कंसेप्ट? यदि क्लियर हो तो क्लियर वर्ड टाइप कर दे चैट बॉक्स में। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ दिस कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी अ वेरी गुड क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। बहुत ही मजेदार सवाल आने वाला है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए? राइट, पूरा यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 12, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं हम लोग सभी को कवर कर रहे हैं इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। सो नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द 6th क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। दोस्तों, एक कंपनी ने रिया को हायर किया। एक कंपनी है जिसने रिया को हायर किया एज अ जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसके फर्स्ट 3 महीने में 3 चीजें हो रही हैं। पहला, दोस्तों एचआर उसे असाइन करता है। देखिए 3 एक्टिविटीज हैं, हम लोग एक एक करके एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस ऑल दिस 3 एक्टिविटी वन बाय वन। HR assigning her a 2-day hand-on CRM workshop to start using the system. Right? कहने का मतलब ये हुआ कि HR उसे असाइन करता है कि 2 डे हैंड ऑन वर्कशॉप ताकि मंडे से सिस्टम यूज कर सके। एक्टिविटी नंबर 2 है रिया 9 मंथ क्रॉस फंक्शनल रोटेशन प्लस मेंटरिंग प्रोग्राम जो फ्यूचर लीडरशिप रोल के लिए डिजाइन किया गया है उसे ज्वाइन करती है। एक्टिविटी नंबर 3 है कि रिया खुद इनरोल करती है 1 ईयर फॉर्मल डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट ताकि जनरल बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। सवाल ये कर रहा है 1, 2, 3 इनका बेस्ट क्लासिफिकेशन क्या है? एजुकेशन, ट्रेनिंग या डेवलपमेंट? इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। बताइए दोस्तों, A, B, C या D? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है सर, A, B, C या D? चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसके पीछे लॉजिक क्या है। लेट मी एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है, तीनों 3 टर्म है, एजुकेशन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। राइट, तो सबसे पहले गोल्डन रूल को देख लेते हैं जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं कि ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है। राइट, ये 3 वर्ड सब्जेक्ट के बेसिस पर नहीं, ये 3 वर्ड को डिफाइन करना है तो हम टाइम फ्रेम को देखेंगे। What we look at? We look at the time frame. We look at the purpose. हम ये 2 चीज को देखते हैं। तो फर्स्ट केस को देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, 2 डे हैंड ऑन CRM वर्कशॉप। यार दूसरी बात लिखा है कि ये शॉर्ट टर्म का है, 2 दिन का है ना जी, तो ये शॉर्ट टर्म है। कीवर्ड को पकड़िए, पहला जो केस है सर ये शॉर्ट टर्म है। अच्छा, दूसरा चीज है क्यों ये ट्रेनिंग ले रही है? ताकि तुरंत के काम को, इमीडिएट वर्क के लिए। राइट, ट्रेनिंग लिया जा रहा है इमीडिएट वर्क को अटेंड करने के लिए। और तीसरा चीज है सर मंडे से सिस्टम यूज करना है, मतलब 2 दिन का ट्रेनिंग लो और मंडे से सिस्टम यूज करना स्टार्ट कर दो। मतलब इसे कहा जाता है सर ट्रेनिंग बोला जाता है, इसको कहा जाता है ट्रेनिंग। यानी तुरंत टास्क स्पेसिफिक होता है, स्किल बेस्ड होता है। तो ट्रेनिंग के लिए क्या कीवर्ड याद रखेंगे? ट्रेनिंग का कीवर्ड है सर कि मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट मी राइट इट डाउन। ट्रेनिंग के लिए कीवर्ड है, पहली बात तो ये इमीडिएट होगा, तुरंत होगा। दूसरी बात कि ये टास्क स्पेसिफिक होता है, टी से ट्रेनिंग, टी से टास्क। इस टास्क के लिए ही आपको दिया जा रहा है ये ट्रेनिंग, और ये स्किल बेस्ड होता है। अब सर दूसरे केस में आते हैं। सेकंड केस की यदि हम बात करें, लुक एट द केस नंबर 2, तो उसने क्या किया, 9 मंथ का क्रॉस फंक्शनल रोटेशन ज्वाइन किया। तो देखिए 9 महीना का है जी, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया ना, ये लॉन्ग टर्म हो गया।
लीडरशिप के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है इन्हें, मल्टी स्किल एक्सपोजर मिलेगा। तो ये जो अभी का काम नहीं है सर, ये फ्यूचर का काम है। ये जो सामने आपको वर्क दिख रहा है, दिस इज नॉट द करंट वर्क। ये जो वर्क है सर, दिस इज नॉट द करंट वर्क, रेदर इट इज फ्यूचर वर्क, राइट। तो इसके लिए क्या वर्ड सुटेबल होगा जी? कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? ओके, ऑप्शन बी यू आर टेलिंग, वेरी गुड। तो इसके लिए जो सुटेबल वर्ड होगा वो होगा डेवलपमेंट। यदि हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें तो इसके लिए कहा जाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर करना। अब जरा थर्ड केस पे आ जाइए। 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम है, क्लासरूम करिकुलम बेस्ड है, जनरल नॉलेज है, डिग्री डिप्लोमा इन्वॉल्व है। सर इसको बोला जाता है एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन, राइट। मतलब फॉर्मल, कंसेप्चुअल और ब्रॉड होता है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन, राइट। स्टूडेंट यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि मार्केटिंग डिप्लोमा देकर डेवलपमेंट मार्क कर देते हैं, रोटेशन देकर एजुकेशन मार्क कर देते हैं, और वही गलत हो जाता है। तो सही जवाब है जी बी, बिल्कुल सही है दोस्तों, वेरी गुड। अब इसका मैं आपको लिटमस टेस्ट प्रोवाइड कर देता हूं, कैसे आप तीनों में छाटेंगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच वन इज विच। दोस्तों इसका एक लिटमस टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं यहाँ पे, लेट मी राइट डाउन। जब भी आपको ट्रेनिंग दिखे ना, ट्रेनिंग का मतलब होता है सर आज का काम, टुडेज वर्क, पहली बात। दूसरी बात होता है सर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कल का रोल, टुमारो रोल, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। और एजुकेशन का मतलब होता है कि जनरल दिमाग, राइट। इस टेस्ट से कभी गलती नहीं होगा, बस ये लिटमस टेस्ट पास कर लीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे सीआरएम का वर्कशॉप है तो वो ट्रेनिंग हो गया, लीडरशिप रोटेशन है डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग डिप्लोमा है तो एजुकेशन है। बोलिए ये लिटमस टेस्ट याद रहेगा ना दोस्तों, जो लिटमस टेस्ट आपको बता रहा है, वेरी गुड, राइट। चलिए आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो क्लियर वर्ड लिख दीजिए। अभी तक हमने 5 से 6 अलग अलग केस स्टडी डिस्कस किए और सभी क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अब दोस्तों अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि पावर से रिलेटेड है, राइट। फ्रेंड्स देखिए यहां पे बात हो रही है, इसको मैं थोड़ा अभी स्किप कर रहा हूं, लेट मी स्किप दिस क्वेश्चन फॉर द टाइम बिंग। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पे ले चलता हूं क्योंकि ये और भी उससे इंटरेस्टिंग सवाल है, राइट। देखिए दोस्तों यहाँ पे पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, इंसान बदलता क्यों है और कब नहीं बदलता, राइट। तो इस केस स्टडी के बाद ना आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि एक कंसल्टिंग फर्म है, सेम टीम में 2 न्यू हायर ज्वाइन करते हैं, एक का नाम है अर्जुन, दूसरे का नाम है नेहा। सेम टीम है, उसमें 2 न्यू हायर ज्वाइन करते हैं, राइट। तो कंसल्टिंग फर्म है, टीम सेम है, 2 न्यू हायरीज ने ज्वाइन किया। सर अर्जुन का बिहेवियर देखिए, हर जगह सेम बिहेवियर है, ही बिहेव द सेम वे इन ऑलमोस्ट एवरी सेटिंग। नेचुरली वो फोर्सफुल है, कंट्रोल लेना चाहता है, अपनी बात पुश करना चाहता है। सीनियर बोलते हैं कि यह कॉलेज से ऐसा ही है, फीडबैक देने पर भी कोई खास चेंज नहीं होता है। अब जरा नेहा पे आ जाइए। नेहा हमारी सेकंड कैरेक्टर है, पहले प्रेजेंटेशन अवॉइड करती है, बिलीव करती है कि मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर ही नहीं हूं। धीरे धीरे पॉजिटिव फीडबैक मिलने लगता है, स्मॉल सक्सेस आती है, उसकी सेल्फ थिंकिंग बदलती है कि मैं डिस्कशन लीड कर सकती हूं, और फिर बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों केस को हमने देखा। सर सवाल ये है कि अर्जुन का बिहेवियर कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है और नेहा का बिहेवियर कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अर्जुन का बिहेवियर जो है सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी है और नेहा का स्ट्रेट थ्योरी है। बी कह रहा है अर्जुन का ट्रेट थ्योरी है, नेहा का सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी है। सी है अर्जुन ट्रेट नेहा ट्रेट, अर्जुन ट्रेट नेहा ट्रेट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए दोस्तों which option do you think is correct here, A, B, C or D? Can you just write in the chat box? सो फ्रेंड्स आई होप आपने जरूर सोचा होगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो लेट मी एक्सप्लेन। आइए मैं इसको समझाता हूं कि इसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले दोस्तों गोल्डन डिफरेंस को समझिए। गोल्डन डिफरेंस क्या है दोस्तों, कैसे आप अंतर समझिएगा, लिटमस टेस्ट क्या है वो जरा देखिए कि बिहेवियर का सोर्स कहां से आ रहा है। आपको ये देखना है सर, आपको ये देखना है कि ठीक है दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, लेकिन बिहेवियर का सोर्स कहां से आ रहा है, राइट।
क्या ये नेचर से आ रहा है या ये सेल्फ बिलीफ से आ रहा है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ बिहेवियर? इज इट नेचर और इज इट सेल्फ बिलीफ? पहले अर्जुन की बात कर लेते हैं। सर अर्जुन को यदि हम देखें ना, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग फ्रेंड्स, हैंड राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अर्जुन का जब बिहेवियर देखें तो यहाँ पे लिखा है कि हर सिचुएशन में अर्जुन सेम बिहेव कर रहा है, राइट। कॉलेज से लेकर जॉब तक सेम डोमिनेटिंग नेचर का है, फीडबैक से भी चेंज नहीं हो रहा। सर इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? अर्जुन के लिए कौन सा वर्ड यूज कीजिएगा? विच वर्ड यू विल यूज फॉर अर्जुन? यस, अर्जुन के लिए आप वर्ड यूज करेंगे ट्रेट थ्योरी। इसके लिए होता है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी क्या कहता है कि बिहेवियर ना, देखिए दोनों थ्योरी बिहेवियर से रिलेटेड है। ट्रेट थ्योरी क्या कहता है सर, मैं यहां पे बताता हूं कि ट्रेट थ्योरी बोलता है कि बिहेवियर इनहेरेंट होता है। बिहेवियर क्या होता है? इनहेरेंट होता है। ये एक स्टेबल ट्रेट है, बिहेवियर हमारा एक स्टेबल ट्रेट है। तो जब भी आपको ये सब कीवर्ड दिखे, कीवर्ड इसमें क्या क्या दिखेगा आपको? जैसे लिखा रहा है कंसिस्टेंट, जैसे आपको लिखा हुआ देखिए स्टेबल, जैसे आपको दिखे सिचुएशन प्रूफ, समझ जाइए कि यहाँ पे ट्रेट थ्योरी की बात हो रही है। समझ गए? अब नेहा का केस देखिए, लेट्स लुक एट द केस ऑफ नेहा। नेहा के केस में क्या है सर कि बिहेवियर नहीं, इनका बिलीफ बदला है, राइट। इनका बिलीफ बदला है, बिहेवियर नहीं बदला। पहले वो कॉन्फिडेंट बोलती है कॉन्फिडेंट नहीं हूं, फिर बोलती है कि मैं अब लीड कर सकती हूं, इसके बाद बिहेवियर चेंज हुआ। पहले इनका बिलीफ बदला। नेहा के केस में क्या हुआ कि पहले इनका बिलीफ बदला, फिर बिहेवियर में चेंज होगा। तो सेल्फ कंसेप्ट यही होता है। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है कि मैं अपने बारे में क्या मानता हूं, राइट। तो जब सेल्फ इमेज चेंज होगा ना, जब हमारा बिलीफ चेंज होगा, तब बिहेवियर चेंज होता है, जो कि नेहा के केस में हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है दोस्तों? सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी पहले बोलता है कि पहले बिहेवियर में, पहले बिलीफ चेंज होगा और उसके बाद बिहेवियर चेंज होगा। पहले मेरा सेल्फ इमेज चेंज होगा, उसके बाद बिहेवियर चेंज होगा। अब ट्रैप क्या है पता है आपको? बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है मेरा तो सेल्फ कंसेप्ट हो गया, और जो मैं साई पर्सन हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं तो ट्रेट हो गया। लेकिन एग्जाम देख रहा है कि चेंज पॉसिबल था या नहीं था, बस ये डिसाइड करेगा, राइट। तो दोस्तों इसका मैं लिटमस टेस्ट भी आपको बताता हूं, तो जरा ऑप्शन लिख दीजिए ना, कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, नरेश जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं आपको इसका लिटमस टेस्ट प्रोवाइड करता हूं, कैसे आप पहचानेंगे कि ट्रेट थ्योरी है या सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी है। देखिए, बिहेवियर यदि आपका हर जगह सेम रहे, समझिए ऐसा, जैसे अर्जुन के केस में हो रहा है, यदि बिहेवियर आपका हर जगह सेम रहे, सेम बिहेवियर रहे, फीडबैक से नहीं चेंज हो रहा, राइट, फीडबैक से चेंज ही नहीं होता, राइट, तो इसको कहा जाता है ट्रेट थ्योरी। दिस इज कॉल्ड ट्रेट थ्योरी। और सेकंड लिटमस टेस्ट है कि आपका मान लीजिए सेल्फ बिलीफ चेंज हुआ। पहले मैं अपने आप को अच्छा स्पीकर नहीं मानता था, लेकिन अब मैं स्पीकर मानने लगा, मतलब एक सेल्फ बिलीफ आपका चेंज हुआ, राइट। और फिर बिहेवियर भी चेंज हो गया, बिहेवियर भी चेंज हो गया, तो इसको कहा जाता है सर सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। तो ये लिटमस टेस्ट है जी, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प आएगा, राइट। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार क्लियर वर्ड लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक कीजिएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आप तक चीजें सही तरीके से पहुंच रही है, राइट। यदि आपका कोई फीडबैक हो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। सर अर्जुन का जो केस है वो है हमारा ट्रेट थ्योरी, और नेहा का जो केस है वो सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। फ्रेंड्स 40% का डिस्काउंट अवेलेबल है हमारे क्रैश कोर्स में। आप भी यदि टीयर वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको सिलेबस वॉल्यूमनस लग रहा हो, कैसे इतने यूनिट्स को कवर करें इतने कम टाइम में, तो टीयर वाइज स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको पहले कवर कर लीजिए और बाकी चीज को बाद में कवर कीजिए, और सेम अप्रोच हम लोग अपने क्रैश कोर्स में लेके आए हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स और वर्कप्लेस सेफ्टी पे बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो केस स्टडी है ना, ये सिर्फ एग्जाम का सवाल नहीं है, ये वही जगह है जहां कॉर्पोरेट का पोस्टर कल्चर ग्राउंड रियलिटी कोलाइड कर जाता है। आइए देखते हैं। सर बात हो रही है सूर्योदय इंडस्ट्रीज की। ये एक ऐसी कंपनी है जो वुमेन एम्पावरमेंट के पोस्टर लगाती है, राइट, पर एक रियलिटी चेक है, एक्चुअल वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफी लो है, राइट। एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इसका काफी है, पोस्टर तो लगा दिया इन्होंने, लेकिन इनका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये काफी लो है दोस्तों। अब देखिए हुआ क्या, आयशा करके एक जूनियर इंजीनियर है, वो एचआर को रिपोर्ट करती है कि उसके सुपरवाइजर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, राइट।
सी रिपोर्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय हर सुपरवाइजर। एचआर क्या सजेस्ट करता है, आयशा का ट्रांसफर कर दिया और सुपरवाइजर को वार्निंग दे दिया। रीजन है रेपुटेशन डैमेज से बचना। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट और लॉफुल कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, क्या करना चाहिए था? ऑप्शन ए, आयशा को दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफर करो, सुपरवाइजर को ओरल वार्निंग दो, इंटरनली क्लोज कर दो मैटर। बी कह रहा है कि पोस्ट कंप्लायंस एक्टिवेट करो, कंस्टिट्यूट करो इंटरनल कमिटी को, कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी कंडक्ट करो। सी कह रहा है कि आयशा को पहले कोर्ट केस फाइल करने को बोलो, ऑर्गेनाइजेशन कन्विक्शन के बाद ही एक्ट करे। और डी कह रहा है कि दोनों को सस्पेंड कर दो ताकि फॉल्स केस से बच जाए। बहुत अच्छा सवाल है, जवाब दीजिएगा। क्या लगता है दोस्तों, ए बी सी या डी? यही चार ऑप्शन है, इसमें से आपको जो सही लग रहा है जरा लिख दीजिए चैट बॉक्स में। राइट, ए बी सी और डी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? चलिए मैं इसका आपको लॉजिक समझाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड्स इसका लॉजिक समझते हैं हम लोग। लेट्स लुक एट द लॉजिक। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि इंडिया का जो लीगल बेस है वो एक लाइन में है कि वर्कप्लेस सेफ्टी ऑप्शनल एचआर पॉलिसी नहीं है, ये लॉ का मैंडेटेड है। और इसका सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। और पीओएसएच एक्ट पे बार बार सवाल आता भी है। राइट, वेरी गुड। इसका सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही जवाब है पीओएसएच एक्ट। किस बार नहीं आया है सर? पीओएसएच एक्ट लिख के ले लीजिए, आता ही आता है सवाल। फॉर्म अलग अलग होता है। अब जरा सुन लीजिए पीओएसएच एक्ट क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें क्या क्या किया जाता है वो मैं बताता हूं कि इंटरनल कमिटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है। राइट, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर। यहां मैं बताता हूं सर, पीओएसएच एक्ट के अंदर क्या होता है कि हमें एक इंटरनल कमिटी कंस्टिट्यूट करनी होती है। कंप्लेन को कॉन्फिडेंशियली हैंडल करना होता है। इसमें टाइम बाउंड इंक्वायरी होती है। राइट, और प्लस ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और कंप्लेनेंट को रिटेलिएशन से प्रोटेक्ट करना होता है। राइट, रिटेलिएशन से प्रोटेक्ट करना है। राइट, और इसका एक और एक्ट मैं आपको बता दूं सर, एक है क्रिमिनल लॉ एक्ट। एक और एक्ट का नाम याद रखिएगा, क्रिमिनल लॉ एक्ट। ये एक्ट आया था सर 2013 में। इसमें क्या है कि इसमें कहा गया है कि सेक्सुअल हैरासमेंट केवल एचआर का इशू नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है। इट इज अ काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि कंप्लेन को सप्रेस ना करे, आईपीसी प्रोविजन के तहत रिपोर्टिंग में असिस्ट करे। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों? तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन आए तो रेपुटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीड्यूर पहले फॉलो करना है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा यहां से कि जब भी ऐसा केस आए तो प्रॉपर मैकेनिज्म है, इंटरनल कमिटी का गठन करो, इंक्वायरी बैठाओ, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोटेक्शन को रखो, और लीगल अलाइनमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं आज के सेशन का। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मोटिवेशन का सबसे बड़ा मिथ क्या है पता है आपको? ज्यादा मेहनत, ज्यादा परफॉर्मेंस तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन, सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप भी अभी ये लाइन मानते हैं ना तो ये क्वेश्चन पक्का आप गलत कर दीजिएगा। राइट, एंड तक रहिए, क्योंकि आज हम पॉटर लॉयर मॉडल को ऐसे क्लियर होगा कि अपने दिमाग में एकदम निश्चित रूप से बैठ जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों सवाल क्या कर रहा है कि एक टेलीकॉम फर्म है, उसमें दो एम्प्लॉय हैं, एक रोहन है और दूसरा साना है। रोहन का बिहेवियर देखिए, रोज वो लेट तक काम करता है, बिलीव करता है कि मेहनत करूंगा तो प्रमोशन मिलेगा। लेकिन सर रियलिटी तो बिल्कुल अपोजिट है। रियलिटी क्या है कि आउटपुट इसका लो है, एनालिटिक्स वीक है, रोल समझने में उसको कंफ्यूजन है। अब सर बढ़ते हैं हम लोग दूसरे कैरेक्टर की ओर, जो साना है। साना का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, आउटपुट इनका टॉप क्लास है, फिर भी डिससेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मुझे पीर के कंपैरिजन में कम रिवार्ड मिल रहा है। सर सवाल यह है कि पॉटर लॉयर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन को कौन सा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? ऑप्शन ए कर रहा है कि सेटिस्फैक्शन परफॉर्मेंस क्रिएट करता है, तो साना का सेटिस्फैक्शन पहले रेज करो, पहले साना का सेटिस्फैक्शन बढ़ाओ। बी कर रहा है कि एफर्ट हमारे रिवार्ड वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, परफॉर्मेंस एफर्ट एबिलिटी और रोल पे डिपेंड करता है। सी कर रहा है कि हाई एफर्ट हमेशा हाई परफॉर्मेंस गारंटी करेगा। डी कर रहा है
एक्सट्रिंसिक अवार्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा। क्या लगता है दोस्तों, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? ए, बी, सी या डी? So which option do you think is correct here? A, B, C or D? Please let me know in the chat box. चलिए मैं आपको बताता हूं सर इसका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पॉटर लॉयर मॉडल कहता क्या है वो थोड़ा देख लीजिए, कोर लाइन याद रखिए। पॉटर लॉयर मॉडल एक ही चीज बताता है सर कि जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस से रिवार्ड आता है, रिवार्ड से सेटिस्फैक्शन आती है, राइट। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सेटिस्फैक्शन से परफॉर्मेंस नहीं आती, सेटिस्फैक्शन से कोई परफॉर्मेंस नहीं आती। जैसे राहुल का केस देखिए, परफॉर्मेंस से रिवार्ड आएगा और रिवार्ड से सेटिस्फैक्शन होगा। राहुल का केस देखिए सर, राहुल बहुत एफर्ट डाल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पॉटर लॉयर ने क्या बोलता है कि परफॉर्मेंस सिर्फ एफर्ट से नहीं आता। परफॉर्मेंस पे तीन चीजें होती हैं, पहला होता है सर एफर्ट, दूसरा होता है एबिलिटी, क्षमता भी होनी चाहिए आपके पास, और तीसरा होता है रोल परसेप्शन। ठीक है, तो ये कहना है रोहन का, रोहन बहुत एफर्ट लगा रहा है, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस एफर्ट से नहीं आती है, एफर्ट के अलावा एबिलिटी और रोल परसेप्शन भी चाहिए, आपके पास क्षमता होनी चाहिए, राइट। तो अब देखिए इसका लिखा है कि एनालिटिक्स इसका बहुत वीक है। सर एनालिटिक्स वीक है तो इसकी क्षमता ही कमजोर है। अच्छा, एक और लिखा है कि जॉब भी नहीं समझ पा रहा है, उसको रोल भी नहीं पता है, इसीलिए हाई एफर्ट के बावजूद उसका परफॉर्मेंस कम है। तो याद रखिएगा केवल एफर्ट से काम नहीं बनने वाला। अब साना का परफॉर्मेंस देखिए, साना का परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे है लेकिन फिर भी डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि पॉटर लॉयर बोलता है सर कि सेटिस्फैक्शन रिवार्ड पे डिपेंड करती है। सेटिस्फैक्शन किस पे डिपेंड करती है? रिवार्ड पे डिपेंड करती है, एक्चुअल रिवार्ड पे और इक्विटी पे, परसीव्ड इक्विटी पे। पॉटर लॉयर बोलता है कि सेटिस्फैक्शन रिवार्ड पे डिपेंड करता है और परसीव्ड इक्विटी पे। साना को लगता है कि मैं ज्यादा परफॉर्म करती हूं पर रिवार्ड कम मिल रहा है, इसीलिए परफॉर्मेंस ज्यादा होने के बावजूद भी सेटिस्फैक्शन कम है। कहने का मतलब कि एक टर्म होता है, मैं आपको एक टर्म लिख देता हूं, इस टर्म को बोलते हैं सर इक्विटी परसेप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इक्विटी परसेप्शन, यानी सबको बराबर देना। साना को क्या लग रहा है कि मैं ज्यादा काम कर रही हूं, राइट, आई एम वर्किंग मोर, तो इक्विटी परसेप्शन का यहाँ इशू है, ये ज्यादा मैटर करता है देन रिवार्ड। रिवार्ड से ज्यादा ये मैटर करता है कि इक्विटी होना चाहिए सबके काम में। तो देखिए आपको बुक्स और कोचिंग क्या बोलते हैं कि हैप्पी एम्प्लॉय हैं आपके तो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हैं, लेकिन पॉटर लॉयर क्या बोलता है सर कि यदि प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है ना, समझिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हैं, वो रिवार्ड यदि उनको मिलेगा तब जाके हैप्पी एम्प्लॉय बनेंगे, यानी उनको रिवार्ड अच्छा फेयर लगना चाहिए, राइट। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो हमने क्या सीखा कि आप एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, इसका मतलब कि एबिलिटी मिसिंग है, आपका रोल परसेप्शन मिसिंग है। आउटपुट आ रहा है पर बंदा अनहैप्पी है, आउटपुट भी दे रहा है लेकिन जो बंदा है वो खुशी नहीं है। इसका कारण है सर कि इक्विटी का प्रॉब्लम है। कैसे सही करेंगे? मोटिवेशन क्वेश्चन डालिए, राइट, इक्विटी का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हमने यहां से ये सीखा, एक लाइन में मैं आपको रिकॉल करा दूं फैक्ट को, कि बस ये याद रखिएगा केवल एफर्ट परफॉर्मेंस के बराबर नहीं होता, परफॉर्मेंस तीन चीज का सम होता है। क्या क्या जी? एफर्ट प्लस एबिलिटी प्लस रोल परसेप्शन। मुझे सर पता होनी चाहिए कि मेरी क्षमता क्या है, मैं एनालिटिक्स पता होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मुझे करना क्या है, तभी तो परफॉर्म कर पाऊंगा। और सर सेटिस्फैक्शन भी, ये पॉटर लॉयर मॉडल सेटिस्फैक्शन को भी कहता है कि सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है फेयर रिवार्ड पे, यानी सबको रिवार्ड बराबर दो। बोलिए कैसा लगा आज का सेशन? दोस्तों सब कुछ कहानी के माध्यम से समझाए हैं, आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। प्लीज हिट द लाइक बटन, और दोस्तों चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगला लाइव सेशन जल्दी लूंगा और बाकी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इसी प्रकार से कहानी के माध्यम से। सो एंड इफ यू वांट टू गेट क्लियर द CIB इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो हमारे क्रैश कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोर्स, feel free to WhatsApp me on this particular number. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।